आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान भर में लॉकडाउन फिर से लग चुका है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में जो है 15 दिन का लॉकडाउन लगा, और सिंध की अगर बात करूँ, सिंध में 15 अप्रैल तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। कुछ कराची के डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनमें कंप्लीट स्मार्ट लॉकडाउन अभी चल रहा है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी जो है लॉकडाउन लगने का मतलब वहाँ पे लगने का अभी वो है कि अभी लग सकता है वहाँ पे, क्योंकि कुछ एरियाज़ कराची कुछ इस तरह से जहाँ पे लोग एहतियात कर रहे हैं, और कुछ इस तरह से एरियाज़ जिस जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है कुछ उनका जिक्र किया, वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है, मतलब स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। और जो है जिस तरह से आपको पता है वैक्सीन भी आ चुकी है, तो वैक्सीन जो है किस तरह से लग रही है, क्या तरीके का आ रहे, क्या सब इसका जो है प्रोसेस होगा, और क्या चार्जेस है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है, या फिर आपको एसएमएस के ज़रिए जो है पहले आपको एसएमएस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जो है वैक्सीन मतलब आपको कुरानदाजी में आपका नाम आएगा, फिर उसके बाद आप लोग जो है इस वैक्सीन से फैज़ियाब हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कराची के जो हल्का है NA-249, वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जो है कई उम्मीदवार उसमें खड़े हैं। उसमें एक और उम्मीदवार जिनका नाम हुनैत लखानी है, जो कि बैतुल माल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। और वहाँ पे क्योंकि इससे पहले तो फैसल वावडा साहब जो है वो बड़े दावे वादे करते थे, लेकिन उन्होंने उस तरह से आवाम की उम्मीदों पे वो पूरे उतरे नहीं है। और ये एक और पीटीआई के जो इनके जैसे हुनैत लखानी साहब है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराए। देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होगा, क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन बात यह है कि उम्मीद जो है ज़ाहिर सी बात है हमारी आवाम अपने हुक्मरानों से अपने उम्मीदवारों से करती है, लेकिन उस तरह की मतलब उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया जाता। हम बात करेंगे वैक्सीन के भी हवाले से, NA-249 के हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अदनान, जो कि कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, आज हम बात करेंगे कोविड के हवाले से, क्योंकि कोविड की थर्ड वेव आ चुकी है, वो कितनी डेंजरस है, हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन ओज, इनका ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से, जो कि मेडिकल ऑफिसर है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। और आपके वालिद का भी जो है एक मुकाम रहा है, उनकी भी सर्विसेज रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं, कोविड जो है उसके हवाले से, जिसकी वैक्सीन आई है, कितना डेंजरस है अभी जो सेकंड थर्ड वेव इसकी आई है। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी एंड इनवाइटिंग मी इन योर शो। कोविड जो है एक हकीकत है, शुरू में लोग इसको मानते भी नहीं थे। बहुत मसला हुआ लोगों को ये समझाने में कि इट्स एन एक्चुअल वायरस, इट कैन किल अस, क्योंकि लोगों को लगता था कि कॉन्स्पायरेसी है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है मुसलमानों को दीन से दूर करने की, और उसके अलावा भी बहुत सारी तौजीहात पेश की जा रही थी। लेकिन इतने सारे लोग हमारे साथ ही शहीद हुए इस वबा में। और उसके बाद जो है अब थर्ड वेव वापस आ रही है, क्योंकि ये वायरल फीवर है, कोरोना वायरस है। वायरस जो होता है ना, इसके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, म्यूटेशन होती रहती है। तो यही पहले सार्स के नाम से आई थी, पहले अगर आपको याद होगा 10 साल पहले, 1 डेकेड बैक। तो इस तरीके से सार्स वायरस आया, तो उसी की एक शक्ल आगे बढ़ के कोरोना वायरस है। तो ये वायरल जो होता है ना, वायरल जो फीवर्स होते हैं, ये अपने म्यूटेशन के ज़रिए से अपने आप स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, हैयत चेंज करते रहते हैं, और इसलिए फिर वो नई नई फॉर्म में आके एक हमारे लिए एक वबाल बन जाते हैं, अटैक करते हैं। जो वैक्सीन है, अब इसकी अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन तैयार हुई है कई जगह पे। हम जो साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, एस्ट्राजेनेका जो है ये यूके से इंपोर्ट हो चुकी है, पाकिस्तान में आ चुकी है। इसी तरीके से रशियन स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो भी अब तकरीबन आ गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो अब 3 तरह की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी। अभी तो फ़िलहाल जो लोगों को इनोकुलेट की जा रही है वो साइनोफार्म चाइनीज़ वैक्सीन है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एज़ येट कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स जब हम कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, कोई भी वैक्सीन हो, उसका प्रोटोकॉल होता है कि हम वैक्सीन, हम जब कभी भी किसी बंदे को फीवर है तो उस वक्त नहीं लगाते। बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन अगर होता भी है तो उसका तदारुक हो जाता है, और उसके लिए इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं एलर्जी को रोकने के लिए। इट्स अ कॉमन साइड इफेक्ट। कुछ लोगों को नौजिया, मतली वगैरह होती है, कुछ को हल्का सा फीवर या जिस्म में दर्द हो सकता है। उसके अलावा कोई अभी तक कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। सही। जी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि इसको लगाने के बाद इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, पेशेंट होता है उसको मतलब 1 या 1.5 घंटे आप नहीं, उसे अपने पास 30 ऑब्जर्वेशन में 30 रखेंगे। 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में इसलिए
रखा जाता है कि अगर कोई इमीडिएट रिएक्शन होता है, इमीडिएट बहुत बहुत दफ़ा लोगों को फियर फैक्टर होता है, एंजाइटी भी होती है। तो अगर वैक्सीन लगी है मुझे और मैं एंजाइटी में हूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरे अंदर वायरस चला गया है या ये हो गया है, तो उसकी उस डर खौफ को दूर करने के लिए पेशेंट को उस इन्वायरमेंट से एक्लेमेटाइज करने के लिए उधर उसको 30 मिनट्स के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया गया है ताकि हमारे लोग जब जाएँ बाहर निकले तो बिल्कुल फेयर फैक्टर से आ रही हों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताया। अच्छा, लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है, हमें कॉल कर सकते हैं, आपके जो सवालात हैं उनका जवाब हम देंगे। जिस तरह से लोग वैक्सीन से डर रहे हैं, हमने वैक्सीन नहीं लगानी है, मतलब बहुत सारी लोग जो है अफवाहें उड़ी हैं कि इसमें कुछ है, तो आप समझते होंगे। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कितनी इंपॉर्टेंट है ये वैक्सीन? देखिए, वैक्सीन लगवाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोविड वायरस हम में से किसी को भी हो सकता है, और हम जब अपने घर जाते हैं, हम अपने वालदैन को, अपने घर वालों को, या अपने बहन बच्चों के भाइयों साथ, को, बहन अपने भाइयों। बच्चों को, हम सबको लगा सकते हैं। उनके ज़रिए से 10 लोगों को और लगेगा। बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो वो स्कूल में और लोगों को लगाएगा, उसकी उस बच्चे से उसकी दूसरे की फैमिली इन्वॉल्व होगी। तो ये एक विशेष साइकिल है जो कि चलना शुरू होगा तो फिर रुकेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ कराची से। कौन बात करें? इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ जी जी, कराची से। इम्तियाज साहब खैरियत से हैं? आपका कॉल करने का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। मैम, सबसे पहले तो आप लोगों का जो अभी सालगिरह गुजरा है चैनल का, जी जी, तो उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह के 21 और तरक्की दे। थैंक आपका यू। बहुत अच्छे मसले पे बात आप लोग करते हैं, वेरी गुड। बात ये है, मेरी एक सजेशन है कि जब वैक्सीन वर्ल्ड में अवेलेबल है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर वैक्सीन मंगवा के वैक्सीनाइजेशन करे, क्योंकि लॉकडाउन मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसले का हल है नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग तो मुतवस्सित तबके और गरीब हैं। पहले भी आपने देखा कि उन बेचारों का अशर नशर हो गए, एक तरफ कोरोना थी और एक तरफ परेशानी और मजबूरी थी। तो हुकूमत की सतह पर चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है तेज कराए और वर्ल्ड से जो है जहाँ से भी मिलता है वैक्सीन लाएं, और दुआ भी करेंगे अल्लाह पाक से साथ साथ कि अल्लाह हर तरह के मसले मसाइल से हमारी कौम को महफूज रखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप लोग, आपकी टीम वर्क अच्छी है, तो बड़ी खुशी होती है ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और हुकूमती सतह पे और भी इक़दाम करने चाहिए। अभी दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच में तो बड़ा अच्छा खासा टाइम मिल गया था गवर्नमेंट को। जी हाँ, बिल्कुल। वल्लाह अलम बिस्सवाब, इन्होंने कोई हंगामी बुनियाद पे काम नहीं किया जो कि काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा हंगामी बुनियाद पे, तो हमारी गवर्नमेंट तो वैसे भी अच्छा काम कर रही है। अगर जो है आवाम को लगता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं कर, तो वैक्सीन कहाँ से तैयार कर दी? एग्जैक्टली है ना? हमने तैयार तो नहीं की, लेकिन हमने मंगवाई है। मंगवाई, एक तो मतलब कोऑर्डिनेशन तो था ना। एग्जैक्टली और चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें डोनेट किए 1 मिलियन वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका की 13 मिलियन डोजेज आई हैं, तो 13 मिलियन डोजेज आई हैं तो वो लगेंगी, जाहिर सी बात है। तो एक जी। अच्छी बात है, वैक्सीन लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और वैक्सीन तो अभी दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में अवेलेबल भी नहीं हुई हैं, तो सही हमें बात ये है। भी देखना चाहिए कि इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ताला कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीन अवेलेबल पाकिस्तान में हो गई है, हमारे लोगों को लग रही है। और जो हाई रिस्क हैं पहले तो उनको ही लगनी चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, अगर एक डॉक्टर को लगेगी तो 10 पेशेंट्स को देख रहे हैं तो पेशेंट्स को लगाएगा, तो वो पहले तो नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है हमारा, जी उन हाँ। सबको पहले लगनी चाहिए, जो कि लग चुकी। 3 लाख लोगों को, डॉक्टर्स को पाकिस्तान में लग चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इज़ डूइंग रियली वेल। फेडरल गवर्नमेंट भी, सिंध गवर्नमेंट भी, जब पिछली बार भी जब हुए थे लॉकडाउन वगैरह, उस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट गट्सी डिसीजन थे। बहुत नुकसान हो रहा था लोगों का, बहुत ऐसे डिसीजन थे जिस पर लोग खफा हो रहे थे, लेकिन वो डिसीजन आपको ग्रेटर गुड के लिए करने पड़ते हैं जब हमें ज़्यादा दूर का सोचना होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इम्तियाज़ साहब का एक जो उन्होंने बात कही कि अब स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन ही जो है इसका हिस्सा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ही सारी ज़िंदगी हमारे साथ ये वबा रही, अल्लाह ना करे, क्योंकि पहले पहली मतलब लहर आई, फिर दूसरी, अब थर्ड वेव जो आ चुकी है, इसमें मतलब खुदा ना खास्ता अगर चौथी भी आ जाती है तो मतलब ये ज़िंदगी तकरीबन साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ ज़िंदगी भर ये चीज़ रही, तो क्या हम लॉकडाउन ही खेलते रहेंगे? मतलब इसका कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना। देखें, बात सुने, आपने इतनी अच्छी बात कही है, लॉकडाउन सॉल्यूशन है ही नहीं। बिल्कुल। लॉकडाउन उस वक्त सॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि उस वक्त वो नई चीज़ थी, वबा थी, ना उस पर कोई डेटा मौजूद था हमारे पास, ना कोई रिसर्च हुई भी थी। दुनिया भर में रिसर्चेस की गई हैं ओवर 1 ईयर। अब कुछ डाटा आ चुका है। पहले हमें कहा जाता था कि 20 फुट के फासले से जी होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। अब 6 फुट पे आ गए, 6 फीट पे आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं, जबकि अब जो वेव है वो काफ़ी डेंजरस है पहले के जी, निस्बत। तो ये डाटा चेंज होता है। WHO की गाइडलाइंस आप चेक करें, कल कुछ और होता है, 10 दिन के बाद कुछ और गाइडलाइन आ जाती है, बिकॉज ये साइंटिफिक डाटा रोजाना की बुनियाद पे इवॉल्व होता जा रहा है। लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए।
हमें इसी वबा के साथ ज़िंदा रहना है, इसी वबा के साथ वक्त गुजारना है, अपनी एहतियात भी करनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन से कितना कारोबार कारोबार तबका जो है वो कितना नुकसान हो रहा है, उनका कितना नुकसान हो रहा है, हमारी ताजिर बरादरी जो है वो कितने क्राइसिस में मुब्तला हो चुके हैं। गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं है उन्हें। अगर चलो गवर्नमेंट की सपोर्ट होती तो ठीक है, फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रही है। कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितने ताजरों उनको नुकसान हो रहा है। तो कब तक हम इस वबा को मतलब इस तरह से हम लोग मतलब जाहिर सी बात है, हमने ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया कि कोविड से हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी, अल्लाह ना करे, या कोविड हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है या अल्लाह ना करे बन चुका है, तो उस तरह से अगर ये है तो लेकिन इसका कोई मतलब सोल्यूशन होना चाहिए। जी देखिए, लॉकडाउन तो नहीं होगा सॉल्यूशन, क्योंकि देखें लॉकडाउन अब मज़ीद हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि अब हमें इतना शऊर भी आ गया, इतनी अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में आ चुकी है कि कोविड क्या है, कोविड से बचाव कैसे करना है। शुरू में तो लोगों को मसला था, एक्सेप्टेंस का मसला था। अच्छा, अब ये कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के जरिए से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वैक्सीन का असर कितने अरसे रहता है ये डिबेटेबल है, कम से कम 3 मंथ्स तो रहेगा, सही 3 मंथ्स 6 मंथ्स। तो ड्यूरिंग 3 to 6 मंथ्स हमारा जो रहता है प्रोटेक्शन कम से कम, या 1 ईयर, इस पे डाटा अवेलेबल नहीं है, बट मिनिमम 3 मंथ्स तो रहेगा वैक्सीन का असर। तो एटलीस्ट जब मेजॉरिटी लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो इन्फेक्शन अगर होगा भी तो उसका असर वो नहीं होगा, तो हम जो है वो जो जिसे कहना चाहिए सिवियरिटी डिजीज़ की नहीं होगी, हमारे लोग हॉस्पिटलाइज कम होंगे, हॉस्पिटल बर्डन कम होगा। तो वैक्सीन इज़ द ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ जो कि इसके कोविड के प्रोपगेशन को रोक सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम कितने आइसोलेशन सेंटर्स बनाएंगे, हम क्या क्या करेंगे, मतलब एक कोविड इतना हम सबके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि स्कूल बंद, बिल्कुल मतलब लोगों की बच्चों की पढ़ाई देखिए कितनी उससे नुकसान हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई मतलब ऑनलाइन क्लासेस उस तरह से वो नहीं ले पा रहे हैं, उनकी उस तरह की टेंशन है ही नहीं। जो क्लास में प्रॉपर आप जो है पूरा ड्रेसअप होके आप जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के, एक अटेंशन आपकी होती है टीचर की तरफ, और टीचर और बच्चों की जो स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन उस तरह से अब हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान उठ चुका है। ये तो है। अच्छा मुझे बताइए ये जो वैक्सीन है उसकी क्या चार्जेस है, किस तरह से लगी Sinopharm vaccine is donated by the government of China, so ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है अच्छा, ठीक हेल्थ है, वर्कर्स को जी। लेकिन ये कि एस्ट्राजेनेका की जो आई है और जो स्पुतनिक आ रही है रशियन वैक्सीन, इनके चार्जेस गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करेगी। ये इंपोर्ट अलाउ की गई है प्राइवेट सेक्टर को कि हम इंपोर्ट करें, वो वैक्सीन लगा। जब मार्केट में वैक्सीन आएंगी तो फिर कंपटीशन होगा, रेट्स उसके उस हिसाब से रखे जाएंगे। आई थिंक द रेट विल बी अ बिट हायर फॉर कॉमन पीपल, लेकिन अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अगर लगवाएंगे तो आई थिंक उससे भी बहुत फ़र्क आएगा माशरे में, कि हर्ड इम्यूनिटी और इन सब चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। मैं लगा रहा हूँ वैक्सीन अपने आप को, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा, मेरी आज़ाद से इस बात से 10 लोगों को फ़ायदा होगा जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर अभी जो प्राइवेट वैक्सीन आ रही हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग, थोड़े से रेट्स के हाई होंगे, अराउंड 10,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम ये साइनोफार्म लग रही है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, इसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा होगा। इससे हमारे बहुत सारे लोग 60+ पॉपुलेशन को अब लगनी शुरू हो गई है। 1166 पे अपना आप NIC भेजिए और आपको वैक्सीनेशन सेंटर की डिटेल और आपका डेट स्केड्यूल आ जाएगा, कब जाके कहाँ लगवानी है आपको वैक्सीन। सही जी। अच्छा, आप हमने कोविड की बात करी, आप अपने बारे में बताएं, हमारी नाज़रीन को बताएं, आपके अंडर कितने स्टाफ है, क्या कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअली आप देखते कराची यूनिवर्सिटी में आई एम द मेडिकल ऑफिसर, आई वर्क इन द मेडिकल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड वी आर 3 डॉक्टर्स देयर एंड आई एम वन ऑफ देम। हमारे कराची यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है टोटल वो अराउंड 4,500 है, जिसमें प्रोफेसर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, ये सब मिला के, फिर उनके डिपेंडेंट्स, उनके जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन सबको मिला के तकरीबन हमारा जो स्टाफ बच जाता है वो 20,000 तक चला जाता है। तो 20,000 पेशेंट्स को कैटर करना, उनकी नीड्स को, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी मेडिसिन, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस, उनकी लैब टेस्ट, उनकी केयर, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन, सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर कराची यूनिवर्सिटी में तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो कोई भी एमरजेंसी होती है तो फर्स्ट एड हम लोग हमारे क्लिनिक में ही दी जाती है, हमारे सेंटर में ही दी जाती है, और ये कि इस तरीके से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेशन भी रहती है हमारे यहाँ, ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से आप क्योंकि खुद डॉक्टर हैं और आपने अपने स्टूडेंट्स को, आपके जो सराउंडिंग में आपके जो लोग साथ होते होंगे, आपने उनको वैक्सीन की सजेस्ट किया, आप वैक्सीन लगवाएं आप? जी बिल्कुल, हमारे क्लिनिक में हमने पहले डॉक्टर्स ने लगवाई, क्योंकि पीपल वर अफ्रेड कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट आ जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बाकी ये बात हकीकत है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लोगों को बहुत एक वो डर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन से कुछ होना चाहे। एग्जैक्टली, तो फिर लगवाई, हमने लगवाई, हमारे सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने लगवाई, हम दोनों लोगों ने लगवाई, और फिर
लोगों ने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद फिर दूसरे लोगों ने जाके हमारे स्टाफ ने हमने भेजा उनको और उनको रजिस्ट्रेशन करवा के और उनको वैक्सीनेटेड करवाया। फर्स्ट डोज सबका लग गया, सेकंड डोज 21 डेज़ पे लगता है। यूजुअली वैक्सीन जो है, मैं इस बारे में बताता चलूँ कि 2 डोजेस लग रहे हैं फ़िलहाल, तो यही रिकमेंडेशन आई है साइनोफार्म की भी और बाकी वैक्सीन की भी, एस्ट्राजेनेका की भी और स्पुतनिक की भी। जब एक वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की, वो है 1 डोज़ वाली, लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन ये बाकी जो है उसमें 2 डोजेस होंगे 21 डेज़ के गैप से। अच्छा 21 डेज इसके गैप से एक दो वैक्सीन वैक्सीन्स लगेंगी जी 2 डोजेस लगेंगे। एक वैक्सीन का अगर आज मुझे डोज लगा है, आज है 20 तारीख, तो 20 तारीख के हिसाब से आप लगा लें कि मुझे 21 दिन के बाद मुझे सेकंड डोज लगेगा और सेकंड डोज के बाद ये 2 डोजेस लगने ज़रूरी है। अगर सेकंड डोज मेरा मिस हो जाता है तो मुझे ये कि एक हफ्ते के अंदर उसे लगवाना है, ये ताकि मैं प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो जाऊँ। सही। अच्छा, जिस तरह से आपको पता है रमज़ान भी आने वाला है और गर्मियाँ भी आ चुकी हैं तकरीबन, क्योंकि सर्दियाँ तो वैसे भी हमारे कराची में सिंध में उस तरह से आई नहीं जिस तरह से, और जो है सुबह में आ चुकी हैं, मतलब आके जा चुकी हैं, लेकिन अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देंगे? गर्मियों में मैं ये मैसेज दूंगा क्योंकि देखिए कोविड तो है बिल्कुल, और गर्मी में ज़्यादा जोर पकड़ जी जाता जी है। बिल्कुल। अब ये चीज़ें होंगी कि सीजन जब चेंज होते हैं तो नॉर्मल फ्लू जो वायरस होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू कि हमें अपना तो न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत अच्छा रखना है। प्रोटीन डाइट जैसे अंडा और दूध, ये हर सही। इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। अंडा और दूध प्री रिक्विजिट है हर चीज़ के लिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, ग्लासेस 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली ईच वन ऑफ अस, हम सबको लेने हैं। जूसेस लेने हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश लेने हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी करनी है, हाइजीन नहाना धोना जिसे हम कहते हैं वो मेंटेन रखना है। ये चीज़ें जो है हमें समझेंगे, मैं समझता हूँ कि 50% जो है हमारी उसकी जो सिवियरिटी होगी वायरस की उसको कम कर देंगी हमारी ये चीज़ें। तो हमें जो असर भी अगर खुदा ना खास्ता कोविड होता भी है ना, तो वो उसका असर वो शिद्दत वो नहीं आएगी जो एक नॉर्मल फ्लू की तरह आएगी, 3-4 दिन फीवर होकर चला भी जाएगा। सही। अच्छा, नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो वॉट एवर वी आर इज कॉज ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ सही है तो हमारी फिजिकल एस्पेक्ट्स पे उसका हर जगह बहुत असर होता है, हमारे जिस्म के हर एस्पेक्ट पे। मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है तो आपको डायरिया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको एंजाइटी रहेगी, तो आपको पल्पिटेशन घबराहट होगी, आपका सांस फूला रहेगा। 10 चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब कोई चीज़ हाइपर एक्टिव होती है तो वो एग्जॉस्ट होती है। शुगर जिसे हम कहते हैं कि शुगर क्यों होती है, क्योंकि हम जब टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो हमारा कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज रहता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी को आदत हो जाती है कि स्ट्रेस में रहने की, और उसकी वजह से इंसुलिन डिफिशिएंसी होने शुरू हो जाती है। सो दीज आर द थिंग्स कि हमारे लिए नींद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि हम वो लोग जो वो शख्सियात या जो भी हम वो माहौल, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो घर का हो, जिससे हमें टेंशन होती है, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता, इट डजंट मीन कि सामने वाला बंदा बुरा है या सामने वाला बंदा कोई नेगेटिव है, लेकिन ये कि अगर आपको उससे अनकंफर्टेबल वाइब्स हैं या फीलिंग्स नहीं हैं तो आप उससे दूर रहें। तो आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। भले वो जॉब हो, आप भले जॉब सेक्रीफाइस हकीकत करें, बात है, आप खुद फिट रहेंगे तो फिर आप एग्जैक्टली जो फिर है सब अच्छा लगेगा। सही अच्छा एंड लगेगा, डिप्रेशन इज द वाकई बात मोस्ट है। कॉमन कॉज आई थिंक हमारी इलनेसेस की, जो हर चीज़ को प्रोफाउंड कर देती है। हमारी बीमारी इतनी होगी तो डिप्रेशन उसको इतना कर देगा, बिल्कुल डिप्रेशन ठीक और कह रहे हैं। अच्छा, एंजाइटी। जो रात में जो जाग के मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हमारी नौजवान नस्ल है, उनके लिए क्या पैगाम आप मैं देंगे? समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, ये तो उनके लिए जो है बिनाई के लिए, उनकी 10 चीज़ों। और देखिए जब हम किताब पढ़ते हैं ना, बुक जब हम पढ़ते हैं तो हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम सफ़ा वर्क उलटते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उस सफ़े की स्मेल होती है, लफ्ज़ों पे गौर करते हैं, रुक जाते हैं, सोचते हैं फिर उसके बारे में कि यार इसने ये क्यों लिख दिया। वही चीज़ अगर मोबाइल पे हम पढ़ रहे हैं, बच्चा अगर मोबाइल में पढ़ रहा है, स्क्रीन सामने से तेज़ी से जा रहा है, उसके मेमोरी जो दिमाग है वो तेज़ी से उस चीज़ को ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहा, वो समझा एग्जॉस्ट हो रहा है आपका दिमाग। सो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई जो कहते हैं ना, बाकी बात पढ़ाई तो भी हम हकीकत मोबाइल अगर कर आप रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर थोड़ी रहे सी हैं। देर अगर आप मोबाइल में गेम खेलते हैं या कोई आप ड्रामा देख रहे हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं बहुत ज़्यादा कोई बोझ हो गया, आंखों पे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, आपके शोल्डर्स आपके सर में भी दर्द होने लगता है। Exactly. Even though I am a doctor and everyone in Karachi Street do have my number, almost every one of them. सही। I do keep getting calls and messages every time on WhatsApp कि ये हो गया। मैं सबको भी बोलता हूँ मुझे WhatsApp पे इन्फॉर्म कर देंगे, आई रिप्लाई लेट एट नाइट।
अच्छा, मैं उसमें भी अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ पहले, कि पहले मेरी सेहत इंपॉर्टेंट है, बाद में रिप्लाई होगा। अगर मेरी तबीयत मुझे ज़रा से भी डिस्टर्ब लगती है, आई डोंट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, चाहे वो कोई भी कॉल हो, मैं नहीं उठाती, क्योंकि राइट। मेरे लिए पहले मैं इंपॉर्टेंट हूँ। इफ आई एम द डॉक्टर एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं किसी न किसी को क्या लोगों के रिस्पॉन्ड साथ करूँ? से ख्याल एग्जैक्टली। रखेंगे, सही तो पहले बात हम है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई भी हो, माँ बाप हो, माँ होती है तो क्या होती है, वो बच्चों के लिए अपनी सब चीज़ें निछावर कर रही होती है, नहीं, पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप अच्छा खाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें, जब भी आप बच्चों का, शौहर का, सास ससुर का, सबका ख्याल रखें। ये बात आपने बहुत खूबसूरत बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो हमारे वालिदैन हैं, अगर मैं बात करूँ हमारी अम्मी या फिर अब्बू की, तो वो लोग उस तरह से नहीं अपना अब ख्याल रखते, क्योंकि अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी उन्होंने जी ली होती है, वो ये समझते हैं इसे बच्चों के लिए है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे मैं आज? तो समझता हूँ कि सबसे पहले उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप बीमार होंगे, आपके बच्चे परेशान होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, स्ट्रोक पेशेंट से 6-6 महीने बेड रिडन है, आपकी वजह से सिर्फ पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। तो आप ये समझें कि मुझे वो उस हालत में नहीं जाना, मुझे अपनी मेडिकेशन सब चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, कंट्रोल रखनी है, सब चीज़ें, ये चीज़। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है मेंबर सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप हमारे प्रोग्राम में आप आए। कैसी हैं आप? जी। नुसरत सहर साहिबा, कैसी हैं पहले तो आप ये बताएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कोविड का, क्योंकि अब 30 बोलिए, सॉरी, थर्ड वेव आ चुकी है, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारी वैक्सीन जो है वो लेने में कामयाब हो चुकी है। कि आपको लगता है कि हमारी आवाम को उस तरह से वैक्सीन लग पाएगी, या ये भी हर बार की तरह जैसे इलेक्शन में जो है घपला कर दिया जाता है, उसी तरह से वैक्सीन में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएंगे मामला? बहुत शुक्रिया जी K21। पहले तो आपको सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू सो और मच। आपने बाकायदा हर इशू को उठाया और बाकायदा मेहनत की है, तो इसके लिए तो आप मुबारकबाद की मुस्तक हैं। दूसरा, आपने सही कहा, वैक्सीन के हवाले से पहले कोरोना के जो थे, जिस वक्त जब से हमारे यहाँ वबा आई कराची में, तो हमने देखा कि जितनी एफर्ट्स ली गई वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही थी। लोग किस तरह दर बदर से, स्टिल अब भी यही हालात हैं कि लोगों को कोविड का हॉस्पिटल जो सेंटर्स बने हैं उनका नहीं पता, वहाँ जाते हैं तो उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिलती। और इस कदर वहाँ बुरे हालात हैं कि हमने जितने भी जानने वाले वहाँ गए, उन लोगों ने जो परेशानियां हमें बताई हैं या हमने खुद अपनी आंखों से देखी, तो ये गवर्नमेंट की, सिर्फ गवर्नमेंट की इसमें खासतौर पर नेग्लिजेंस थी। जी। दूसरा, आपने वैक्सीन के हवाले से बात की। देखिए, वैक्सीन का भी हम इस वक्त जो कुछ आपके चैनल पे सुन रहे हैं और मुख्तलिफ हवालों से हमें लोग बता रहे हैं और हम तक शिकायत कर रहे हैं, तो वाकई सही है, वैक्सीन के हवाले से सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। लोगों में पहले खौफ था, पहले लोग नहीं लगवाना चाह रहे थे, ना जाना चाहते, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि ज़्यादातर सारी दुनिया में वैक्सीन हो रही है और खुदा न खास्ता इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आए इक्का दुक्का के अलावा, तो फिर लोगों में रुझान बढ़ा है। और पेरेंट्स को, लोग अपने पेरेंट्स को ले जाना, क्योंकि अभी तो 60 एज के अफराद जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कहा गया है, तो वो उनको जाना, उन तक पहुंचना, उनको उन जगहों का पता होना या उनको मैसेजेस का गलत आना, ये बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है। तो इसमें सही। फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है कि लोगों को का रुझान इस तरफ आया। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता फिर कुछ ऐसा हो और लोग इस चीज से पीछे हट जाएं, और ये आगे के लिए हुकूमत के लिए भी बहुत बुरा हो जाएगा और आवाम के लिए भी बहुत ये हालात खराब हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इसको सही तरीके से डील करें और लोगों में एक तो अवेयरनेस चीजें, उनको सही जगह पे भेजें, सही मकामात पर उनकी जो मालूमात है उसको रसाई दें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करवाने जाएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिर्जा साहिबा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा जो 60 से ऊपर के लोग हैं, चलो ठीक है, वो लोग तो ढूंढ के कहीं ना कहीं अपने सेंटर्स पहुंच जाए, लेकिन जो काफ़ी बुजुर्ग हैं उनको जो है मतलब किस तरह से लेकर जाया जाए? अगर वो कोरंगी में रहता है तो उसका मलीर में सेंटर पड़ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है, बंदा खुद कहाँ कैसे पहुँचे वो? देखिए जी, मैं तो इसको इस तरह कहूँगी, जैसे बाहर मुल्कों में भी यही हो रहा है कि सीनियर सिटीजन नहीं आ सकते, उनके या तो उनके घर में नहीं है, अगर कोई बंदा नहीं है उनको लाने ले जाने के लिए, और बहुत सारे मसाइल होते हैं, दूर सेंटर है, तो हुकूमत को चाहिए कि उनको घर तक ये सहूलत फराहम करे, और ये कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालके लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वहाँ पर ये हिदायत कर दी जाए और वहाँ इंतजाम कर दिए जाएं, तो वो घर जाकर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आ सकते हैं खुशी से, उनको वसाइल हैं तो वो आए, जो नहीं आ सकते उनके लिए वो ऐसी कोई सहूलत करें ताकि उनके घर तक जाकर, और ये बहुत ज़रूरी है, जी। इस तरह के अगर इंतजाम नहीं किए गए तो लोगों में बेचैनी होगी और बहुत आगे के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं आपके चैनल की तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान को, सूबाई और वफाकी दोनों को ये रिक्वेस्ट करूंगी
कि अगर इस मसले से सही तरीके से डील करना है, निकलना है, तो बेहतर तरीके से इन तमाम इंतजाम को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, क्योंकि अब हम थर्ड वेव में जो है दाखिल हो चुके हैं और कोविड-19 जो है वो उसका ज़ोर पकड़ लिया है उसने, और हम लॉकडाउन की तरफ भी जा चुके हैं। सिंध भर में जो है 15 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन का कहा गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट कराची की जो है उनमें भी लॉकडाउन लग चुका है, स्मार्ट लॉकडाउन, और पंजाब में 15 रोज़ के लिए कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। तो मुझे बताइए कि इसका हल सिर्फ लॉकडाउन ही है? देखिए जी, लॉकडाउन अगर करना भी है था, जो पहले शुरू की पॉलिसी थी, जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी, तो स्मार्ट लॉकडाउन करना शुरू किया था, तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। जी। तो अभी यही किया कि करना चाहिए, जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं उन इलाकों को, इन एरिया को लॉकडाउन करें। बाकी इलाकों को आप करके इस तरह लोगों में माशी तौर पर बहुत बेचैनी है। वो लोग पहले ही बहुत बुरे साल में बुरे हालात से गुजर रहे हैं, महंगाई अलग है। तो इन चीज़ों को सही तरीके से अगर टैकल किया जाए और एकदम खौफ हरास ना फैलाया जाए और एक इंतज़ामी बुनियादों पर ये सिलसिला चलेगा, तो आप इस वबा से भी नबरदाज़मा होंगे और ये चीज़ फैलने से भी बचेगी। तो ये तो अब सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब पीडीएम के जलसे और फिर जलसे जुलूस या किसी भी किस्म के जो है रैलियाँ निकाली जाती है तो उसका कोविड का ख्याल नहीं आता है इनको। हाँ जी, बिल्कुल यही है। उस पर कोविड नहीं होता, लोग आपस में जमघोटों की सूरत में होते हैं और उस वक्त ये नज़र नहीं आता। लेकिन आमतौर पर होटलों में या शॉपिंग सेंटर्स में या ऐसी जगहों पर, लेकिन बहरहाल एहतियात तो एहतियात है। आवाम को हर लिहाज से खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इस वबा से डरना भी है और लड़ना भी। लेकिन आप ये देखिए, साथ साथ महंगाई जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है। मुर्गी जो है 500 रुपये किलो हो चुकी है। मेरे ख्याल से नुसरत सर साहिबा जो है उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मैं बस यही कहूँगी कि क्योंकि अब कोविड के साथ साथ जो है महंगाई का आलम आप चेक करें। देखिए किस तरह से हम इसके ऊपर बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से। नुसरत सर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह से आपको पता है हमारी आवाम जो है बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की तरफ, बेरोज़गारी के शिकार हो गई है, महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह के लॉकडाउन्स लगेंगे तो बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी और फिर एक गरीब आदमी जहाँ पर उसको 2 वक्त खाने को मिल जाया करता था, अब तो वो 1 वक्त भी खाने से महरूम हो गया। लोगों ने कितनी खुदकुशियाँ, मैं बार बार अपने शो में इस वजह से इन सारी बातों का तस्करा करती हूँ, क्योंकि बात ये है कि ये हकाइक है जो लोग देखकर इग्नोर कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट देखकर इग्नोर कर रही है। जिस तरह से मैंने अभी नुसरत साहिबा से सवाल किया है कि जब पीडीएम का जलसा या फिर जलसे जुलूस निकलते हैं उस वक्त क्यों नहीं ये लॉकडाउन या फिर एसओपीज़ का ख्याल रखा जाता है, क्यों नहीं ये कोविड उस वक्त जो है ज़ोर इख्तियार करता है। ये सिर्फ उसी दौरान होते हैं जब जो है गवर्नमेंट ठंडी हो जाती है, जब इनके जो है मुज़ाकरात जो है वो पूरे हो जाते हैं, उनके जो अपने मामला थे बिल्कुल सेटल्ड हो जाते हैं। उसके बावजूद जो है मतलब उस वक्त क्यों नहीं ये कोविड होती, क्योंकि कोविड तो उस वक्त भी हिस्सा था ना जिंदगी का। तो अब क्यों नहीं है, मैं चाहूँगी इसके ऊपर आप हमारे जो थोड़ी सी हम बात करते हैं, फिर मैं बात करूँगी कोविड कोरोना टेस्ट के हवाले से। जी, जिसे आपने बात की, हमारे बेरोज़गारी और गुर्बत, तो हमारे यहाँ एक कमरे में जो है 8-8 लोग रह रहे होते हैं। जो कच्ची आबादीज़ हैं, लोकेलिटीज़ हैं, गोट हैं, कितने सारे लोग रह रहे हैं। छोटे से रकबे में कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर फीट पे कितने लोग रह रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उधर आप हमें एडवाइस करते हैं एसओपीज़ का कि भाई जो है हैंड वॉश करें, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। क्या ये मुमकिन है 6 फुट का फासला? क्या ये मुमकिन है एक कमरे, एक घर में जहाँ 8 लोग रहते हैं? उधर तो खाने के पैसे नहीं होते, एक टाइम खाना बन जाता है तो वो खा लेते हैं। तो हमें ये रियलाइज़ भी करना पड़ेगा और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए हमें चलना है। वो हमसे अलग नहीं है। अगर उनमें से भी एक अगर इन्फेक्ट होता है तो वो पूरी लोकेलिटी इन्फेक्ट होती है और फिर लोकेलिटी वो हमारे साथ ही काम करते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, तो वो हम लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें उनको अपने से अलग नहीं करना है। ये वबा है, वबा में होता है कि हमें रेडी रहना है कि बहुत सारी डेथ्स होंगी, हुई हैं, इससे ज़्यादा भी होंगी।
हम बहुत बचे हुए अल्लाह के रहम व करम से कि बाहर ममालिक जो हैं और जो पड़ोसी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा डेथ रेशियो मोर्टेलिटी रेट रहा है हाई, हम लोग बहुत बेहतर रहे हैं। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या रहा है, जो कि अभी भी कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे इतने क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान जो जी है बिल्कुल, वो शायद पुख्ता है और हम वुज़ू करते रहते हैं, इस वजह वज़ू से। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दो के वो कहते हैं साबुन नहीं है उसमें वो, लेकिन वज़ू जो है तहारत देता है और कुछ क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जिस तरह से मैंने सुना है कि ये वायरस जो है आपकी नोज़ के ज़रिए जाता है। जी बिल्कुल, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, नोज़ और थ्रोट के ज़रिए से ही होता है। तो उसके लिए टेस्टिंग की जहाँ आपने बात की है, तो इसके 2-3 टेस्ट हैं कि पीसीआर टेस्ट है, वो थ्रोट से सैंपल लिया जाता है स्वैब का। मैं आपके पास आती हूँ, अभी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है मेरे ख्याल से। जी मैं चाहूँगी आप हाँ, तो एक टेस्ट कंटिन्यू करें। नेज़ल स्वैब से होता है, थ्रोट स्वैब से होता है, वो पीसीआर का टेस्ट कहलाता है। उसका सेंसिटिविटी रेट तो अगर वो आ जाए तो सेंसिटिविटी रेट तो बहुत हाई है, लेकिन वो सैम्पलिंग की वजह से 60% लोगों में पॉजिटिव आता है। अगर 100 लोग कोरोना के हैं तो 60 में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लोग सैम्पलिंग प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल। इस तरह एंटीबॉडी, लेकिन वो डिटेक्ट जल्दी हो सकता है। इसी तरीके से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनने में टाइम लगता है। अगर मुझे कोरोना हुआ है खुदा ना खास्ता, तो मुझे कम से कम 10 दिन लग जाएंगे एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आने में। तो उस दौरान अगर मेरा ब्लड का टेस्ट कराया जाएगा तो नहीं आएगा पॉजिटिव। रैपिड एंटीजन टेस्ट नया आया है, वो सिम्टम स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही पॉजिटिव आ सकता है और 5 दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके जरिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी नेज़ोफेरेंजियल स्वैब के जरिए अच्छा, होते इसका हैं। मतलब क्या तरीका होता है? कुछ लोग बोलते हैं नोज से किया जी, जाता नोज है, से या तो थ्रोट मतलब से। इससे कोई एक ब्लड सैंपल भी इनका ब्लड सैंपल एंटीबॉडीज़ के लिए लिया जाता है, नोज़ से और थ्रोट से जो लिया जाता है वो स्वैब लिया जाता है स्प्यूटम का, और उसमें टेस्ट किया जाता है कि वायरल वो है या नहीं। पीसीआर जो होता है, अगर वायरल का एक भी अगर पार्टिकल आ गया तो वो उसको इतना मल्टीप्लाई करता है कि वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाता है और फिर हमें नज़र आता है कि हाँ वायरल मौजूद है या नहीं। लेकिन उसको जो करने की टेक्निक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमारा रेशो 60% लोगों में पॉजिटिव आता है, बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं लेकिन पीसीआर नेगेटिव आ रहा होता है। अच्छा, पीसीआर पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि अब उसका सिम्टम्स खत्म हो गए, हम लोग आइसोलेशन खत्म नहीं कर रहे होते। सिम्टम्स खत्म हो गए, मुझे कोविड हुआ, मुझे बुखार रहा 3 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, तो बस मुझे आइसोलेशन 3 दिन एक्स्ट्रा रख के ख़त्म कर देनी है। 8 दिन बुखार रहा, 3 दिन एक्स्ट्रा रख के ख़त्म कर देनी 11वें दिन। ये नहीं कि जब तक पीसीआर पॉजिटिव आता रहे। तो ये भी एक बड़ा मसला था कि लोगों के क्योंकि पीसीआर पॉजिटिव रहता है बहुत अरसे तक, 40-40 दिन, 2-2 महीने तक पॉजिटिव रहता है। तो जब 2-2 महीने तक पॉजिटिव रह रहा है तो 2 महीने तक तो घर पे नहीं बैठ सकते ना, साइकोलॉजिकली वी विल बी डिस्टर्ब। तो बस ये है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है, जिससे बहुत सारे लोगों को कोविड होता है इनको पता ही नहीं चलता। मेजॉरिटी तो हमारे ऐसे ही है कि उनको कोविड हुआ और ठीक भी होकर पता भी नहीं चला। तो वो जो लोग हैं, अगर इनको पता चल गया, जैसे मुझे पता चला कि भाई मुझे कोविड हुआ है, टेस्ट कराया लेकिन मुझे सिम्टम्स नहीं है, तो मैं 10 दिन का अपना आइसोलेशन कंप्लीट करके छोड़ दूँ, खुद ही मैं आइसोलेशन ब्रेक कर दूँ। इसी तरीके से सिम्टम्स हुए, सिम्टम्स खत्म होने के 3 दिन एक्स्ट्रा रुक के मैं आइसोलेशन ब्रेक कर सकता हूँ। दीस आर द प्रोटोकॉल्स जो लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो उनको बोला आप आइसोलेशन में चले जाएं, वो फैमिली के साथ ही अपने आइसोलेशन जो है वो कर रहे होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप किसी कमरे में बंद हो जाए, आप उस तरह से उसको जो है एसओपीज़ को फॉलो करें, लेकिन उनका आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप घर में छुट्टियां लेके छुट्टी फैमिली के लेके साथ बैठ एंजॉय जाए। जी करें। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो इसका टेस्ट है, ये मतलब इससे कोई पेन होता है, किस तरह जी से बिल्कुल, होता है? इस काइंड ऑफ पेनफुल, जब आपका सैंपल लेंगे डीप तक वो ले जाते हैं नेजल उसमें और थ्रोट में, तो पेन तो होता है, लेकिन वो हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका वो टेस्ट हो अगर आप वो है। दूसरी चीज़ें को मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है टेस्ट बहुत सारी जगह पे, लेकिन बर्डन जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होती है तो बर्डन बहुत आ जाता है। तो उस वक्त क्या किया जाए? उस वक्त ये किया जाए कि अगर मुझे पता है, जब भी मुझे फीवर हो, अब ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें जब भी फीवर हो तो हम ये समझें कि हमें कोरोना हो गया है। हम जरूरी इसको नहीं है। हम अज्यूम कर लें, अच्छा, ये ज़रूरी है, ताकि हम अज्यूम कर लें, हम एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि हर कोई टेस्ट नहीं करवा सकता, हर कोई जा नहीं सकता। तो हम अपने आप को जब भी हम बीमार हो, हम यही समझें कि प्रोबेबली इट्स कोविड, तो मुझे एहतियात शुरू कर देनी है, अब लोगों से दूर रहना है। ये खुद ही अपना ये ना कि हम रिपोर्ट का वेट करें कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट अगर आ गई, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, अगर कोविड है और नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आप अपने आप को यही समझें कि मुझे कोविड है, जिसको भी अगर सिम्टम्स होते हैं फ्लू के या फीवर के, और उसी तरीके से एहतियात करें। तो आई थिंक हम लोग बहुत हद तक काबू पा लेंगे। काबू पा लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब अगर आपको हल्का सा भी फीवर होता है या फ्लू होता है तो आप अपने आप को जो है कंप्लीट आइसोलेशन में आप रख लें, ताकि उसकी वजह से किसी और दूसरे को नुकसान ना हो, हो। क्योंकि ये वायरस है और वायरस तो फ़ौरन अटैक करता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी आप अपने वालिद के सर्विसेज के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। अब्बू के बारे में यही कहूँगा, अब्बू डॉक्टर शकील औज साहब की बहुत खिदमात हैं रिलीजन के लिए, दीन के लिए। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। वो अमन के लिए काम कर रहे थे, इंटरफेथ हार्मनी के लिए काम कर रहे थे, इंट्राफेथ हार्मनी के लिए काम कर रहे थे, इंटर रिलीजियस हार्मनी के लिए काम कर रहे थे। और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई और इसीलिए वो शहीद कर दिया गया उनको 14 सितंबर
2014 को, और जो है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की एक तंजीम ने, मजहबी तंजीम ने। लेकिन ये काम नहीं रुकते। जो अब्बू का रिसाला था तफसीर, वो रिसर्च जर्नल, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है। आई एम कंटिन्यूइंग इट, द लेगेसी, ताकि हम उस पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें डिबेट का, इज्तिहाद का, लोग डिबेट करें रिलीजन के डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे, और इस पे ये ना समझें कि ये वो चीज़ हो गई है जो मुंजमद हो गई, इस पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि नए नए मसाइल नए ज़मानों मकान के हिसाब से मसाइल आते रहेंगे, और उलमा को उस ज़मानों मकान के हिसाब से उनका जवाब देना होगा। तो इज्तिहाद का रास्ता रुकना नहीं चाहिए। तो यही अब्बू का प्रचार था, और अब्बू का यही फ़लसफ़ा था, और इसी के प्रचार हम भी कर रहे हैं। और अब्बू ने जो कराची यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ही वॉज डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, उनकी कराची यूनिवर्सिटी के लिए बहुत खिदमत है, और ये कि उन्होंने, उनके स्टूडेंट्स हैं वो अब्बू के उस पर जो है सफ़र पे गामज़न है, वही उसी तरीके से इंटरफेथ हार्मनी के लिए, अमन के लिए काम कर रहे हैं, जो फ़िरकों में लोगों को बांटते नहीं हैं, लोगों को जोड़ते हैं इस्लाम के नाम पे, और लोगों को इंसानियत के नाम पे जोड़ते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी जोड़ते हैं कि हम एक इंसानियत के नाते हम लोग दूसरे से मोहब्बत करें, एक साथ मिल जुल के रहें, इख्तिलाफी मामलात को डिस्कस ना करें तो बेहतर है। ठीक है ना, ये बात है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ, मैं यहाँ पे ऑन एयर नहीं कहना चाहूँगी, कुछ लोग हैं जिस तरह की शरपसंदी जो है वो करते हैं। आप जाहिर सी बात है मुसलमान हैं आप, और हम मुसलमान जो एक मतलब दीन जो हमारा बहुत खूबसूरत है, उसमें कभी भी मतलब कोई मजहब और ये चीज़ें नहीं है, ये हमने खुद ही अपने बनाई हुई हैं चीज़ें। इस मतलब मैं मतलब ऑन एयर कहते हैं, मुझे थोड़ा सा वो होता है, जाहिर सी बात है। बस मैं यही कहूँगी कि अब मुसलमान हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से रहें, और एक दूसरे का ख्याल रखें। और इस अरसे में तो खैर ख़ास तौर पे क्योंकि जाहिर सी बात है बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, हमें नहीं पता होता कि हमारे पड़ोसी जो है वो किस हाल में है, बहुत मतलब। जी बिल्कुल, और यही हमें ख्याल रखना है, यही तो मौका है, यही तो इम्तिहान है अल्लाह का, कि यार तुम इस वक्त तो देखो उसके पास भी पैसे नहीं, तुम्हारी जॉब भी डोलड्रम्स में, तुम उसका भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। क्योंकि इस वक्त अगर हम उन लोगों को नहीं पूछेंगे जिनके रेडी लगती है रोज़ाना की, जिनके लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बंद हो जाती, जिनका बिजनेस का नुकसान हुआ, जिनके कर्ज़ों में आ गए, अगर हम उनका इस वक्त ध्यान रखेंगे तो फिर कब रखेंगे? ज़िंदगी भर लोग कमाते रहे, अब मौका है कि हम कुछ लोगों को लौटा दें। बस यही है, जाहिर सी बात है। एक ये भी समझे, हो सकता है अल्लाह की तरफ से हम पे आजमाइश है कि अल्लाह ताला हमें आजमाना चाह रहे हैं कि तुम अपनी कौम, अपनी मखलूक के लिए किस हद तक जाके तुम जो है कर सकते हो। सही बात है, ये भी एक आजमाइश है हमारी। मैं चाहूँगी आप जो है हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कोविड के हवाले से कि एहतियात जारी रखें। कोविड की वैक्सीन लग जाए, इट डज़न्ट मीन कि आप जो है सेफ़ हैं, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोविड की वैक्सीन के बाद कोविड के वैक्सीन का असर आने में टाइम लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, तो उस दौरान अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है वायरल का, तो उससे आप ट्रांसमिट कर सकते हैं लोगों को। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें, मास्क और ये सैनिटाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रखें, और जिस लेवल तक एहतियात रख सकता है अपने लिहाज से वो रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, महंगाई की अगर मैं बात करूँ, हर चीज़ पर ही महंगाई है। मतलब अगर मैं बात करूँ, अंडे हो गए, दूध हो गए, गैस के बिल या फिर बिजली के बिल, हर चीज़ के ऊपर ही महंगाई है। मुर्गी जो है 500 से 550, 600 तक जाके पहुँच चुकी है। चीनी या फिर अंडे जो है, इस गर्मी के भी आलम में अगर कोई बंदा अंडे खाने की ख्वाहिश रखता है तो वो जो है पहले 150 रुपये निकाले, जिससे एक वक्त की उसकी हांडी बन जाए। वो सिर्फ जो है एक दर्जन अंडे लेकर आएगा और उस वक्त सुबह का नाश्ता करना। मतलब एक गरीब आदमी की अब ख्वाहिश ही रह गई है, या तो वो फिर अंडे खा ले, या तो फिर वो मुर्गे ही खा ले, मतलब कि थोड़ी सी लेकर आ जाए वो खा ले। मतलब एक ये हो गया। मतलब इस महंगाई के आलम में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी है, हम एक इस्लामिक कंट्री से में हम रहते हैं, उसके बावजूद हमें इस तरह की सहूलियात फराहम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इमरान मिज़ान, हमारे नुमाइंदे। इमरान, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी निदा जी इमरान, हमें बताएं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि महंगाई जो है उरूज पर है, एक आम आदमी एक वक्त का खाना बना ले या फिर अपने जो है लवाजमात पूरे कर ले। मतलब लवाजमात का तो अभी तसव्वुर रह गया, वो तो ख्वाबों में सोचा करते थे। एक गरीब आदमी, एक जो डेली वेजेस की अगर मैं बात करूँ, वो तो इस तरह की चीज़ अफोर्ड कर ही नहीं सकता। जी बिल्कुल निदा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि महंगाई का जिन जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। बड़े अफसोस की बात है कि मुर्गी जो है 500 रुपए किलो बिकी जा रही है, साथ ही साथ जो दूध है वो 130 रुपए किलो जो है वो फरोख्त होने लगा है। कराची के गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका, जो कि महंगाई
के दौर में अपने बच्चों को जो है वो मुर्गी गोश्त नहीं खिला सकता, कम से कम बच्चों को दूध जो है वो पिला सकता था, लेकिन अब वो उस चीज से भी दूर जा चुका है, क्योंकि 130 रुपए किलो जो है वो दूध मिल रहा है, और साथ ही साथ एक गरीब मेहनत कश मजदूर तबका जो है 15,000 रुपए वो महीना कमाता है, उसमें वो घर का किराया भी देता है, बिजली के बिल भी भरता है, गैस का भी बिल भरता है, साथ ही साथ वो जब घर जाता है तो उसका चूल्हा जलता है। लेकिन अफसोस का मकाम है, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए हैं, मगर अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये दूध माफिया, डेयरी फार्म माफिया, ये मुर्गी फरोख्त वाले जो हैं, ये माफिया अपने उरूज पे चल रहे हैं, मगर कोई नहीं। और हमारे जो माशाल्लाह कराची के जो कमिश्नर है, जब उनसे पूछा जाता है कि सर महंगाई इतनी हो रही है, वो कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ हो रही। क्या आप कराची की सड़कों पे उतरते नहीं है? क्या आप कराची की सड़कों में घूमते नहीं है? आप अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे, आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से बाहर निकलेंगे तो आपको गरीबों का एहसास होगा। आपको यही नहीं पता कि 500 रुपए किलो मुर्गी फरोख्त हो रही है, 500 से 600 भी पहुंच चुकी है कहीं कहीं। जी सॉरी, मैंने कहा 500 से 600 भी रेट पहुंच चुके कई कई एरियाज ऐसे। निदा, जिसको जो चाहे वो अपना लोहा मनवा रहा है। कई इलाकों में जो है 600 रुपए में मिल रही है, कोई इलाकों में 500 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन गरीब आवाम जो है हमारी, वो 300 रुपए पे भी नहीं खरीद सकती मुर्गी। वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? बड़े अफसोस का मकाम है। हमारे कमिश्नर कराची जो है वो अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं है। जब उनसे सवालात होते हैं वो फौरन है ना सॉरी करके एक्सक्यूज करके निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। माफिया अपने उरूज पे चल रही है। यहाँ के इलेक्ट्रिक ने अपनी बदमाशी मचाई हुई है, यहाँ पे गैस के बिल इतने आ रहे हैं, अवाम जलीलो ख्वार हो रही है, पेट्रोल कहाँ चले गया, कोई पूछने वाला नहीं, गरीब पर कोई सुनवाई नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मीज़ान, हमारे नुमाइंदे, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप इमरान ने यही कहा कि पेट्रोल की बात करें, खाने पीने की अशिया की हम बात करें तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा, एक बंदा अपने एक वक्त का खाना जो है पूरा कर ले, या फिर पेट्रोल डलवाने में तो एक बराबर ही रेट्स पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, हम एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अरमान अरशद चिश्ती, और आपकी रूहानी मसाइल जो है हम हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हल करेंगे। आप जो है लाइव कॉल के ज़रिए हमसे जो है रब्ता करें। कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब जो है आपके जो मसले मसाइल होंगे उनका रूहानी इलाज बताएंगे, किस तरह से जो है वो आपका इलाज करते हैं। वो आपके जो जो मसले मसाइल है, आप इनके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप इनका नंबर जो है देख सकते हैं, वहाँ पर चल रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, और आपको लाइव कॉल करें, इनसे रब्ता करें, जो आपकी क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको मिलेगा। हर हफ्ता इतवार 2:25 से 2:55 तक हमारे साथ जो है चिश्ती साहब मौजूद होंगे। इनसे हम जो है स्पेशली, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा जैसे आपने देखा है कि आवाम जो है परेशान हो गई है, वो डॉक्टर के पास जाने से गुरेज करी क्योंकि कोविड की वजह से, और जो है जाली बाबा इस कदर आ रहे हैं, तो वो जो है बाबाओं से बेहतर वो समझते हैं कि हम ऐसे लोगों के पास जो लोहे कुरानी, जो कुरान की आयतों से जो है इलाज करते हैं, रूहानी इलाज जो करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं किस तरह से हमारे नाज़रीन, जैसे अगर कोई हमें कॉल करता है तो किस तरह से आप जो है उनको जो है बताएंगे किस तरह से रूहानी इलाज बेसिकली है क्या, किस तरह से इलाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी इलाज जो है बेटा वो बेसिक है हमारी हर मुसलमान की, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्लाह के हबीब कुरान पर हमारा ईमान है और यकीन है। जब अल्लाह के हबीब और कुरान पर हमारा ईमान है तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के साथ जो राब्ता है वो कुरान के ज़रिए होता है। अगर हम कुरान को पकड़ते हैं, अल्लाह के हबीब के रास्ते को पकड़ते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से तमाम मसाइल जो हमारे साथ होते हैं इनसे हम छुटकारा पा जाते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें बिल्कुल हमारा ये ईमान है कि कुरान शफ़ा ही शफ़ा है। अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि ये मोमिनों के लिए रहमत है, इसके अंदर उतारी गई है। लेकिन बात यह है कि आज के दौर में एक अजीब सिस्टम है, नफ्सा नफसी का आलम है।
हम जो लोग हैं, नफ्स वाले लोग हैं, नफ्स के पीछे भागते हैं। हम ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि हमारा मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं। मेरे मुर्शद आली मर्तबत सैयद एजाज़ कमाल चिश्ती दामद बरकातहू फरमाते हैं कि बेटा आज के दौर में लोग जो हैं अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। अगर हम पूरे तरीके से अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक, अल्लाह के हबीब के फ़रमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, हमारी तकालीफ़ दूर हो सकती हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जब ये कायनात तख्लीक दी है, जितनी चीज़ें पैदा की हैं, हर एक की तस्बीह अलग अलग पैदा की है अल्लाह ने, अलग अलग फरमाई है हर एक की तस्बीह परवरदिगार ने। तो इसी तरह हमारे लिए कुरान है हमारी तस्बीह। जब हम कुरान से रब्ता करेंगे, कुरान से रहनुमाई लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है परवरदिगार के फ़ज़ल व करम से हमें हमारे मसाइल से छुटकारा भी मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी। आज का दौर देखें बेटा, अभी देख लें हम जितने जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखें घरों में कुरान तो हमने रखा हुआ है बहुत खूबसूरत लहाफ में लपेट कर, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। बात आपने की है, मतलब कि घरों में हमने कुरान रखा हुआ है लेकिन सिर्फ घरों के मतलब रखने की हद वो तक है, सिर्फ उसके ऊपर जी हाँ वो बरक़ात के लिए रखा है। जी हाँ। अगर हम उससे मुस्तफ़ीद हों सही मायनों पे तो अल्लाह के हुक्म से हमें बाकी मतलब एक अफसोस का आलम है कि वाकई नस्ल नस्ली का दौर है। जैसा आपने बहुत एक अच्छी बात की है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमानों वाले तौर तरीके नहीं हैं बेटा। ईमान है, यकीन है, जब हम उस तरीक़ों पर चलना शुरू कर देंगे। देखें हमारे जो खुलफ़ाए राशिदीन की हम ज़िंदगियाँ पढ़ें, उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे, आका के रास्ते पे चलते हुए बरस हाँ बरस हुकूमतें की हैं, दुनिया पे हुकूमतें की हैं, तो इन्हीं असूल को अपनाते हुए की हैं। आज का जो दौर है अजीब कशमकश का दौर है। बात यह है कि हर शख्स की ये दौड़ है कि किसी तरीके से रुपया मुझे मिल जाए, उसमें हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर चुके हैं हम। जिस दिन हम इस तमीज़ को अपना लेंगे कि हराम क्या है हलाल क्या है, खुदा की मेहरबानी से, अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे मसाइब, हमारी तकालीफ़ हमसे दूर हो जाएंगी। इसी हमने जो ये शुरू किया है सिस्टम, इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि जी नगीने कैसे हमें, यही सवाल तो रूहानी नगीने के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं, उससे किस तरह से इलाज हो सकता है। जी बेटा, नगीना भी जो है ये भी अल्लाह की एक मखलूक है जिस तरह दीगर मखलूक हैं अल्लाह पाक की। मैं आपकी तरफ आऊँगी, हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मेरा सलाम। माशाल्लाह खूबसूरत सेगमेंट आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। थैंक यू। मुझे कारोबार के हवाले से पूछना था। कारोबार नया शुरू किया है तो उसमें कुछ मामला जो ना आउट हो रहे कारोबार के अंदर, तो उस हवाले से कोई क्या मामला उसके लिए। जी आप अपना नाम बताएंगे? हसनैन नाम है। हसनैन। वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम है वो शबाना बेगम। जी ठीक है, आप स्क्रीन पर रहिएगा, हम आपको बताते हैं आपके जी कारोबार के हवाले से आपने पूछा है। जी हसनैन भाई को पहले ये बताते चलते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, वो सुन रहे होंगे हमें। हसनैन भाई, कारोबार के एतबार से आपने पूछा है, गुजारिश ये है कि एक बात जहन में रखिए कि अल्लाह है सिर्फ, बिल्कुल सारी कुव्वत सारी ताकत उस रब के पास है। वो रब ही फजल फरमाता है तो हमारी तकलीफ़ दूर होती हैं। शर्त यह है कि रब के बताए हुए फरमान के मुताबिक हम अपने आप को लेके चलें। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए। हर नमाज के बाद सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, सूरह यासीन आयत नंबर 9 21 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ। और नगीना जो है अगर आप याकूत पहने 8 से 10 कैरेट में, इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरे रब ने चाहा तो उसके फजल व करम से इस तकलीफ़ से बहुत जल्द आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये जो पढ़ने के लिए हम देते हैं इसको पूरे सुकून कल्बी और मुकम्मल यकसुई के साथ
क्योंकि मेरे मुर्शिद आली मरतबा फरमाते हैं कि बंदे को रब की जानिब जोड़ो। रब वो ज़ात है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। हकीकत बात है। वो हमारी तौबा को, इनकसारी को बहुत पसंद फरमाता है। बेशक। उसकी बारगाह में इस तरह हो जाइए कि जैसे एक फ़कीर होता है ना शाहराह पे खड़ा, क्या बात। वो बार बार आके हमें तंग करता है, हम 2 बार उसको झटकते हैं, 3 बार झटकते हैं, बिल आखिर हम कहते हैं कि इसको दे ही दो। बिल्कुल ठीक कहना है। हमारे साथ हसनैन है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन जी। एहसन हमारे साथ मौजूद है, लाइव कॉलर कराची से। जी वालेकुम सलाम। आज आपने स्टार्ट किया, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू। मुझे ये जो आपके साथ बैठे हैं चिश्ती साहब जी। जी कुछ बात करनी थी। जी जी कहिए। चिश्ती साहब ये पूछना था कि मैं किसी भी जॉब के हवाले से अगर अप्लाई करता हूँ तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन बाद में जो है ना कोई जवाब नहीं आता। सही। एहसन, वालदा का नाम क्या है? जी वालदा का नाम? हेलो, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आपकी वालदा का नाम क्या है एहसन? मुबीना बेगम। मुबीना जी बेगम। ठीक है, आपको बताते हैं अभी। शुक्रिया कॉल करने का। एहसन भाई आपको बता देते हैं जी। अभी इंशाल्लाह ताला। तो एहसन भाई आपने बोला कि पहले तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बाद में उसमें कुछ परेशानी लाहक हो जाती है। आपसे गुजारिश हम यही करेंगे कि नमाज ज़रूरी है, बिल्कुल। नमाज की मुआफ़ी नहीं है। सहूलतें अल्लाह ने बेशुमार दी हैं इसके अंदर। खड़े होके पढ़ें, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ लीजिए, लेट के नहीं तो इशारों से पढ़ लीजिए। रब ताला ने इतनी आसानियाँ हमें दी हैं, लेकिन मुआफ़ी नहीं है। नमाज पढ़िए अल्लाह की बारगाह में। हर नमाज के बाद सूरह हशर की आखिरी 2 आयात हैं, सूरह हशर आखिरी 2 आयात 11 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ। अल्लाह ने चाहा उसके फ़ज़ल से, उसके करम से इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको इसमें बहुत ही रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन से पढ़ें इसको। अच्छा देखिए चक्षी साहब, लोग ज़्यादातर अपने कोई जॉब की, कोई कारोबार की वजह से परेशान है। जिस तरह से आप देख रहे हैं नाजरीन के चिश्ती साहब के साथ आज हमने अपना नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो है हमें कॉल करें। आप लोग जो मसले मसाइल, जैसे अभी हमें हसन जो हैं उन्होंने कॉल की कराची से, जो लोग परेशान है, क्योंकि वाकई ये बात तो हकीकत है कि पत्थरों का जो होता है एक बहुत बड़ा किरदार होता है। बेशक आप जो है अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, आप सब चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं और उन चीज़ों को जाहिर सी बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इलाज भी रखा है किसी न किसी चीज़ में। तो मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन का बताएं कि रूहानी पत्थरों से किस तरह से इलाज हो सकता है। मैंने यही अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जिस तरह दिन रात, सूरज, चाँद, सितारे, आग, हवा, पानी हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, इससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। इसी तरह ये नगीने भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फ़ज़ल से अगर हम इनको इनके तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमें बिल ज़रूर फ़ायदा देते हैं। अब बात यही होती है कि रूहानी के एतबार से हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे जिस चीज़ के ऊपर तो वो चीज़ हमें फ़ायदा देगी। ये अल्लाह का हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। और जब हम इन नगीनों पे, क्योंकि ये नगीने भी ऑलरेडी अपने परवरदिगार की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं जी, फिर हमने उसमें कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ऐसा हो गया कि उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो गई। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, जैसे हम आग से सर्दियों में हरारत ले रहे होते हैं, अपने आप को महफूज कर रहे होते हैं, इसी तरह गर्मियों में हम हवा पानी से मदद ले रहे होते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें भी हमें अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मदद से हमें बेनिफिट देती हैं। शर्त ये है कि इनको इनके तरीके से इस्तेमाल करें, पाकी नपाकी का ख्याल रखा जाए, कोशिश करें कि बावजू रहा जाए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह वो रहमत है, वो रहमत बेकरार हैं। वो रब हर लम्हा अपने बंदे पे अपना फ़ज़ल फरमाने के लिए बेकरार रहता है।
लेकिन शर्त ये है कि हमें उस रास्ते पे चला जाए। बिल्कुल, क्योंकि वज़ू से तो वैसे भी अभी हम जो हमारे से पहले वाले सेगमेंट था, हम कोविड के हवाले से बात करते हैं, कोरोना के हवाले से, तो उसमें भी मैं यही कह रही थी कि जब तक आप बावज़ू रहेंगे, बार बार आप वज़ू करेंगे, तो वैसे भी इस तरह की जो बीमारियाँ, इस तरह की जो वायरस होते हैं ना, वो वैसे ही अल्लाह ताला की जो है एक शान है, एक कुदरत है कि वज़ू में जो है इतनी ताकत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है कि आप जब जाहिर बात है नाक के ज़रिए जब आप नाक में पानी डालते हैं तो ये जो वायरस ही नाक से अटैक करता है सबसे पहले, तो आप जब बावज़ू रहेंगे वैसे ही आपसे 10 बीमारियां, 10 चीज़ें आप लोगों से दूर रहेंगी। तो वज़ू तो वैसे भी हर वक्त करते रहना चाहिए। मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को बताएं आप जो है और रूहानी इलाज, मतलब जिस तरह से उन्होंने जॉब के हवाले से बात की, इनकी जॉब का जो है ये किस तरह से क्या पढ़ें, इनको क्या करना चाहिए, क्या तरीके का। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी, जैसे आप अभी पत्थर का जो जिक्र करें, तो वो पत्थर जो वो आपसे लें या कहीं से भी वो ले सकते हैं, या आपके पास कोई कुछ उनको पढ़ाने के लिए भी बताएंगे? जी बिल्कुल बेटा, ये बात ये है कि वो कहीं से भी ले सकते हैं। हम जो चीज़ दे रहे होते हैं वो बिलखसूस उसके नाम से तैयार करके दे रहे होते हैं, क्योंकि उसका आपने नाम दिया, नाम के अदद निकाल के उस पत्थर को हमने तजवीज़ किया, फिर उस पर पढ़ाई करके दी गई। बाहर से आप लेंगे वो उस पर पढ़ाई वगैरह तो नहीं होगी। इसमें 100 बातों को मलूज़ खातर रखा जाता है। पाकी नापाकी का ख्याल रखा जाता है, जो परहेज़ात हैं उनका ख्याल रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो बेशक हमारे नंबर भी मेरे चल रहे हैं स्क्रीन पे, एड्रेस भी चल रहा होगा। जिनको एड्रेस में मुशाफा मुलाकात करनी चाहें तो वो फ़ोन करके एड्रेस मालूमात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला, अल्लाह ने चाहा अगर आप इन चीज़ों को हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो खुदा के फजल व करम से कामयाबी कामरानी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला इसमें। इंशाअल्लाह। गुजरावाला से हमारे साथ जो है कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हमारा मसला ये है, घर में ना छोटी छोटी लड़ाई होंगी रहती, जैसे घर का ना मुश्किल परेशानियां बड़ियां ने ते जी जी जी, इस वास्ते तुहानू दस सकते हैं साढ़ा भी हिसाब लाओ तो घर किसी कुछ कीता तो नहीं। बच्चे भी बेटा नाम बताएं अपना। मेरा नाम गुलशन जी और वालदा का नाम? नाम है अमीन। ठीक है, गुलशन। वालदा का नाम? जी जी जी, अमीन बताया ना? सलीमा बीबी। सलीमा बीबी। अच्छा, और आपका नाम गुलशन? सलीमा बीबी। जी ठीक है, बताते हैं बेटे, जी, आपको बताते शुक्रिया। हैं। आप स्क्रीन पे टीवी देखते रहिए, आपको बताते हैं जो मसला आपने बताया, घरेलू लड़ाई झगड़े मामलात होते हैं ऐसे। तो गुजारिश ये है बेटे कि आपसे कि नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा कीजिए और कोशिश कीजिए कि दुरूद पाक की कसरत कीजिए। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दुरूद इब्राहीम पढ़ें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद इब्राहीम है, इसकी कसरत कीजिए। हमने अपने अकाबरीन से, अपने बड़ों से सुना है कि हर चीज़ की रद्द हो सकती है, लेकिन दुरूद वो चीज़ है कि अल्लाह जिसको रद्द नहीं करता, अल्लाह इसको हर हालत में कबूल फरमाता है। घर में दुरूद की कसरत कीजिए, सफाई सुथराई रखिए घर के अंदर, और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीम पढ़ें और 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शहादत की उंगली पे ऐसे फूंक मारें और अपने घर का हिसार कीजिए। ये 41 दिन तक कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला कोई भी शर वाली चीज़ या किसी लाइन की जानिब से ऐसी तकलीफ़ पैदा की गई हो, अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। इसको पढ़िए 41 दिन तक। मज़ीद अगर इसमें कोई अफाका आप महसूस ना करें तो दोबारा मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, रब्ता करके मज़ीद आप मालूमात ले सकती हैं मुझसे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जीशान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, ये चिश्ती साहब जो बैठे हुए हैं आपके चैनल में, जी जी, तो एक रूहानी मसला है, इनसे पूछना था कि कोई वजीफा वगैरह मुझे बता दें। मेरी सिस्टर के रिश्ते नहीं आते ना। जी जी, सिस्टर का नाम बताएं। रिश्ते के हवाले से रुकावट है कोई। सिस्टर का नाम बता दीजिए। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सिस्टर का, आपकी बहन का नाम बता दीजिए आप प्लीज। समीना। 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 वालदा का नाम? वालदा का नाम नसरीन बेगम। नसरीन बेगम। जी ठीक है, बताते हैं आपको। बाकी आज के दौर में तो रिश्ते वैसे बहुत कमी से आ रहे हैं, ये भी एक मसले मसाइल है। बेशक ऐसे मसाइल हैं। तो बात यही है कि असल में होता ये है कि हम कोई रिश्ता आया तो हम
देखने दिखाने में ही टाइम गुजार देते सही हैं। बात है, हमारी पसंद जी नापसंदी हाँ, कोई हमें की जो पसंद भी नहीं होता आया, है। किसी को हम पसंद नहीं आए, तो इसी तरह से देर हो जाती है, लेट हो जाती है, तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह करीम है, फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है कि उस बच्ची से कहें कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात हैं सूरत तौबा आखिरी 2 आयात हर नमाज के बाद 11 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ पाबंदी से कीजिए। इसको 11 दिन तक कर लीजिए, जो भी इसमें रिज़ल्ट आए इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अच्छा ही आएगा। खुदा न खास्ता इसमें कोई देर सवेर हो तो आप मुझसे रब्ता करके मज़ीद इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दूसरा नाज़रीन, आपसे ये बताना भी हम चाहेंगे कि आपको ये वज़ाइफ जो बताए जाते हैं पढ़ने के लिए, इनको पढ़ें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट आपको बता दी गई कि 11 दिन में या 7 दिन में ही सारा कुछ मामला बेहतर हो जाना होता है। वो रब ने करना है, वो रब करने वाली ज़ात पाक है। बात ये होती है कि जब किसी दरवाजे पे जाके आप मुसलसल दस्तक देंगे तो इंशाअल्लाह दरवाज़ा फिर खुलता ही है। तो इसी तरह आप इसको पढ़ते रहिए। मज़ीद आप रब्ता भी कर लिया कीजिए। आपको अगर उससे कोई फ़ायदा ना हो तो फिर दीगर कोई चीज़ें बतानी होती हैं, वो भी हम बता देते होते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा एड्रेस टीवी पे चल रहा है, मेरे नंबर टीवी पे चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुलाकात करना चाहें तो ऑफिस में आके मुलाकात भी कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक मैं डेली ऑफिस में बैठता हूँ। मुल्तान से मोहम्मद जमील हमारे साथ कॉल पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जमील साहब। मोहम्मद जमील, मेरे वालिदा का नाम हमीदा बीबी है। जी जी, ठीक है, मसला क्या है आपका? और मेरी परेशानी ये है कि जो काम भी करता हूँ उसमें नुकसान होता है। जी ठीक, जमील भाई बताते हैं आपको। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए जमील आपको साहब। बताते हैं जमील भाई। जमील भाई, आपसे यही गुजारिश करेंगे कि नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा कीजिए। कोशिश करें बाजमात पढ़ी जाए। बाजमात नहीं पढ़ सकते तो जहाँ सहूलत हो वहाँ पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ें ज़रूर। बाद नमाज फ़जर आपको एक तस्बीह बता रहे हैं कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह वल हमीद। ये तस्बीह आप एक तस्बीह रोज़ाना कीजिए बाद नमाज फ़जर, और रात को सोने से पहले एक तस्बीह सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़िए। अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ पाबंदी से कीजिए। इस यकीन से कीजिए कि आप रब के हजूर अपनी फ़रियाद पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो रब बड़ा करीम है, रहीम है, सुनने वाला है, पुकारों को सुनने वाला है, वो सुनता है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से, इस तकलीफ़ से, इस अज़ियत से रब ताला आपको दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह ज़ाहिर अल्लाह के जो कलाम है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। जिस तरह से अभी गुलशन बीबी ने कहा कि मेरे जो घरेलू मसले मसाइल मतलब नाचाकियाँ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी। रूहानी इलाज एक अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ की आजकल की जो ख़वातीन है ना बहुत एग्रेसिव हो गई हैं। वो अपने शौहरों से जो ना बराबर की लड़ाइयाँ कर रही होती हैं, मैंने देखा ही। और पाकिस्तानी ड्रामाज का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है कि आप उनको देख के उससे इंस्पायर हो रही होती हैं। तो आप लोग अपनी ज़बानें भी थोड़ी सी, बुरा तो लगेगा हमारी ख़वातीन को, लेकिन अपनी ज़बानों को आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ताकि क्योंकि मर्द जो है ना उसका एक अपना मुकाम होता है, उसकी एक अपनी हैसियत होती है। वो नहीं चाहता कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी जो है मुझसे मुँह दर मुँह हो। मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रा थोड़े से जो काम डाउन होकर जो है अपना जो है उसकी भी तो सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सही कह रही है? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ऐसा ही है कि अल्लाह तबारक ताला ने शोहरों को आपका सरदार बनाया है, बिल्कुल उनका एहतराम आप पर लाजिम है। अच्छी बीवी, सुगड़ बीवी वही होती है जो शोहर के साथ कदम मिला के चले। हर घर में थोड़ी बहुत ऐसा हो जाता है, गर्मी सर्दी तो हो ही जाती है, लेकिन अगर आप दरगुजर करेंगी तो इंशाल्लाह यही घर जन्नत बना रहेगा। और अगर आप ये चाहेंगी कि मैं बराबरी करूं तो फिर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने घरों को जन्नत बनाना आपके अख्तियार में है। आप अगर उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक ताला यही घर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक जन्नत का नमूना पेश करेगा और सब सुख से रहेंगे। जहाँ बेचैनी हो, आपस में तलखियाँ हों, आपस में नाचाकियाँ हों तो घर भी ख़राब करती हैं, बच्चों पे भी असर पड़ता है।
दीगर मामलात भी इससे ख़राब होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की कि बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, और जो वालिदैन कर रहे होते हैं ना, बच्चे अपनी आगे जो ज़िंदगी होती है उसमें वही सब चीज़ें सीख कर अपने जो है अपने जब अपनी ज़िंदगी में वो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में आ जाते हैं तो वही चीज़ें वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं कि हो सकता है जो हमारे वालिदैन ने किया जी, वो बिल्कुल। चीज़ें सही हैं। ऐसा है, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि देखें ना, हम आज से 20 साल 25 साल आप पीछे चले जाएं, जब वह माएँ बेटियों को अपने घर से भेजती शादी थी, करती शादी हैं। करती, तो वो पहला दर्स ये देती थी कि बेटा जिंदा इस घर से जा रही हो, उस घर से मर कर तुम्हारी वहीं लाश से, आनी हाँ सही चाहिए। बात है। अच्छा, ये एक ऐसा दर्स था, एक ऐसा सबक था कि उस बच्चे के जहन पे नक्श हो जाता था कि मेरी माँ ने मुझे ये सबक दिया है और मुझे इस पे चलना है। लेकिन आज का दौर है, मीडिया का दौर है, और जैसे आपने अभी पहले ही बात की कि आजकल के जो ड्रामे हैं हमारे, और अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, हम कहलाते तो मुसलमान हैं, काम हमारे मुसलमानों वाले है ही नहीं। जी, जिस दिन हमने अपने आप को इस रंग में, इस रूप में ढाल लिया, मेरा रब करीम है, बहुत अजीम रब है वो। जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तो फजल लाजम हो जाएगा, वो करम फरमाता है। हमारी अपनी ही कोताहियाँ, हमारी अपनी ही गलतियाँ हमें रुसवा करती हैं, तकलीफ़ दे बनाती हैं, वो हमारे अपने फेल होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चिश्ती साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कोरोना हो चुका है, उनकी सेहतयाबी के लिए भी हम यहाँ पे दुआ करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे नाज़रीन को बताएं कोरोना से जो ये एक वबा है उसके लिए कोई ख़ास दुआ है जिससे हम, जिस तरह ये कोरोना जो है इसकी तीसरी लहर आ चुकी है, हम इसे किस तरह से रूहानी इलाज, कोई इलाज बोलिए सॉरी, रूहानी कोई दुआ है जो दुआ बताएँ ताकि हम वो पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उसका विर्द करें। हम बिल्कुल हम बताते हैं उनको कि उसमें एक तो पहली बात तो जैसे आपने पहले भी फरमा दिया कि बावज़ू रहा जाए, पाक साफ़ रहा जाए, क्योंकि आका करीम ने फरमाया कि पाक की सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब आका ने फरमा दिया तो मेरा तो यकीन है, मेरा तो ईमान है कि ये गलत नहीं हो सकता। हम पाक साफ़ रहें, इसके साथ साथ हम कोशिश करें कि जो चीज़ भी खाई जाए, बनी इसराइल की आयत नंबर 81, बनी इसराइल आयत नंबर 81 11 मरतबा पढ़ के दम कर लीजिए, उस चीज़ को खाइए। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अल्लाह के घर में कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का फरमान है। जब इसको आप पढ़ के दम करके कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी शर वाली चीज़, तकलीफ़ वाली चीज़ आपके नज़दीक नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और अब मैं चाहूँगी कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए भी खुसूसन दुआ करें आज का। जी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, परवरदिगार अल्लाह पाक के घर में ये इल्तिजा है, ये दुआ है कि पाक परवरदिगार इस मुल्क पे अपना बिलखसूस फ़ज़ल अता फ़रमा। ए रब्बे अज़्ज़ो वजल, जो हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं परवरदिगार, तो उनकी हिफाजत फरमा, बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ उतार दे। ए पाक परवरदिगार, इस मुल्क से जो मुखलिस लोग हैं पाक परवरदिगारा, उनकी हिफाजत फरमा। ए रब्बे अज़्ज़ो वजल, तेरा ही अख्तियार है और तेरी ही ताकत है मेरे अल्लाह, तू हमें तमाम बुराइयों से, तमाम मुसीबतों से, तमाम तकलीफ़ से बचा सकता है। ए मेरे अल्लाह, तू अपना फ़ज़ल अता फ़रमा अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े। हमारे वज़ीर आज़म, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पुलिस जो हमारे लिए तगदो कर रही होती है दिन रात, ए अल्लाह जो हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं पाक परवरदिगारा, तू उनकी हिफाजत फरमा। ए रब्बे अज़्ज़ो वजल, अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े तू हमसे राज़ी हो जा। ए मेरे पाक परवरदिगार, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमा दे। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व क़द्र जमालिही व हुस्निही व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्श व ज़ीनत फ़र्श सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अल-बैत ज़ुर्रिय्याति अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आप जो है हमारे इतना एक अच्छा हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया, और आप जिस तरह से एक रूहानी इलाज आप बता रहे हैं, कुरानी आयतों से, पत्थरों से जो इलाज होता है, ये जो है उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को जो आसिम ने हमारे सेगमेंट स्टार्ट किया है ये पसंद आए, और इंशाल्लाह 2:25 से 2:55 तक जो है सैटरडे संडे जो है चिश्ती साहब हमारे साथ होंगे, और इसी तरह से जो आपके मसले मसाइल कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह की शान है, अल्लाह की जो है फजल करम से इंशाअल्लाह ताला हम एक छोटी सी हमने कोशिश स्टार्ट की है कि अगर किसी का भला हो सकता है, चिश्ती साहब ने हमारे पूरे जो है
टीम ने मतलब मेरी भी इसमें थोड़ी बहुत जो है काविश है कि हमारी जो नाज़रीन है वो थोड़ी बहुत अगर इंशाल्लाह उसमें फैज़याब हो जाए तो आप हमें दुआ में याद रखें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। जो इन्होंने जिक्र किया दुआ में, उसमें मैं ये एक और बात कहना चाहूँगी, हमारा पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनको भी खुसूसन हमने दुआ में याद रखी, क्योंकि उनका एक बहुत अहम किरदार है, वो हमारे हीरोज़ हैं। क्योंकि जब ये कोविड आया था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खौफ था, उस पर जो है वो हमारे सामने आके खड़े हो गए, हमारे हीरोज़ बन के खड़े हो गए। सबसे पहले जो है ज़ाहिर वो फ्रंट पर थे वो, और उन्होंने जो है जिस तरह से डट के लड़ के मुकाबला किया इस कोरोना का और उसको जो शिकस्त दी। फिर उसके बाद ये सेकंड वेव आई, उस पर भी उन्होंने माशाल्लाह जो डट कर खड़े रहे। अब तीसरी जो वेव आई है उस पर भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का एक अहम किरदार है, हमारी फ़ौज का, हमारी पुलिस का, सबका बहुत बड़ा किरदार है। इनको खुसूसन दुआ में याद रखा गया। इसमें हमारे जर्नलिस्ट बहन भाई हैं, जो सहाफ़ी हमारे बहन भाई हैं, उन्होंने भी फुल जो है इसमें कवरेज की। किसी किस्म के जो है उसमें कैमरामैन का बहुत बड़ा किरदार है। उसमें जितने भी हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका ही बहुत किरदार होता है, क्योंकि मीडिया, पुलिस, डॉक्टर्स जो बाहर जो आउटडोर सब वर्क कर रहे हैं, इंडोर भी जो काम कर रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। उनको हमेशा अपनी खुसूसन दुआ में याद रखा करें। इसके साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।